This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द शो इन फोकस। मैं हूं जुनैद गुल। नाज़रीन आज हम बात करेंगे बैंकिंग सेक्टर के ऊपर एंड इट्स रोल इन द इकोनॉमी। पिछले अगर कुछ अरसे से हम देखें तो बैंकिंग सेक्टर इनफैक्ट फॉर लास्ट 5 ईयर्स स्पेसिफिकली काफ़ी अच्छा प्रॉफिट और काफ़ी अच्छे जो इंडिकेटर्स हैं बैंकिंग सेक्टर के हमको नज़र आ रहे हैं। बावजूद इसके कि पिछले एक साल से हमारा जो इंटरेस्ट रेट है क्यूमुलेटिव जो कि 3.5% हुआ करता था वो उसको से अब जो है 6% पे हमारा जो है इंटरेस्ट रेट और कम हो 6% पे खड़ा हुआ है। इसके बावजूद बैंक्स के जो प्रॉफिट्स हैं, उसकी जो अर्निंग्स हैं, दे आर लुकिंग क्वाइट गुड। अगर हम देखा जाए तो इस 2015 के अंदर जो रिपोर्ट आई है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की, बैंक्स हैव शोन the post tax profit of 199 billion rupees and the pre tax जो है वो अराउंड 319 बिलियन रुपए का शो किया है। नाउ अगर इसको हम इस तनाजुर में देखें कि इसका फ़ायदा डिपॉजिट जो लोग करते हैं बैंक्स में उसको कितना हुआ है वो हमको इतना नज़र नहीं आता, बिकॉज द डिपॉजिट बेस एंड द इन्वेस्टमेंट टू डिपॉजिट जो एक गैप है वो काफ़ी हमको ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आता है अपने बैंकिंग सेक्टर के ऊपर। तो ये एक फैक्टर है जो कि बड़ा ज़रूरी होता है कि कमर्शियल बैंक जो हैं वो इकॉनमी को फ्यूल करने के लिए अपना रोल अदा कर रहे हैं या उनका जो रोल है वो ज़्यादातर रिस्क फ्री लैंडिंग के ऊपर है। हम ये देखते हैं कि रिस्क फ्री लैंडिंग इन द सेंस कि 91% ऑफ द एसेट्स ऑफ बैंक्स वर पार्क्ड विद द गवर्नमेंट पेपर्स इन द लास्ट फिस्कल ईयर, विच इज़ अ ह्यूज अमाउंट। एंड जिसकी वजह से हुआ क्या है, क्राउडिंग आउट इफेक्ट ऑफ द क्रेडिट्स गोइंग टू द प्राइवेट सेक्टर, जिसकी वजह से जब प्राइवेट सेक्टर में या एसएमईज़ के अंदर जब आप लैंडिंग नहीं करेंगे सो देन यू सी अ ह्यूज गैप इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी, इन टर्म्स ऑफ न्यू बिजनेस कमिंग अप, न्यू एम्प्लॉयमेंट्स बीइंग जनरेटेड। तो ये एक बड़ा इशू है जो कि हम को नज़र आ रहा है। उसके अलावा अब गोइंग फॉरवर्ड 2016 में जबकि देखा जा रहा है कि जो बैंक्स का जो ट्रेंड है वो थोड़ा सा चेंज हो रहा है फ्रॉम शॉर्ट टर्म ट्रेजरी बिल्स टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स ऑफ द गवर्नमेंट, बिकॉज अब आगे जो है वो यील्ड जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स की थोड़ी सी कम होती हुई नज़र आ रही है, जिसकी वजह से उनकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादातर जो है अब जा रही है टुवर्ड्स द लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स। उसके अलावा एक मेजर चैलेंज जो बैंक्स को मिलेगा अब 2016 में जब इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा शायद बढ़ा दिया जाए तो वो भी एक इनकी प्रॉफिट्स पे शायद उससे फ़र्क पड़ सकता है। तो इन्हीं चीज़ों को सर डिस्कस करने के लिए हमने आज बुलाया है जनाब हुसैन लवाई साहब को। सर हुसैन लवाई साहब जो है कोई तारीफ के मोहताज नहीं है, बहुत ही सीजनड और बैंकर हैं, वाइस चेयरमैन है समिट बैंक के इस वक्त। सर अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग टू द प्रोग्राम। सर जैसे मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में ब्रीफ दिया कि कमर्शियल बैंक्स मेरा जो समरी हुई होगी कि पाकिस्तान में नज़र नहीं आ रहा कि अपना जो एक्चुअल काम है टू फ्यूल द इंजन ऑफ द इकोनॉमी वो करते हुए नज़र नहीं आ रहे, बल्कि ज़्यादा नज़र ये आ रहा है कि दे आर गोइंग टुवर्ड्स रिस्क फ्री लैंडिंग, और वो भी एट अ रेट जो कि रिस्क फ्री लैंडिंग का वो दुनिया भर में इस रेट पे नहीं नज़र आती। सर तो थोड़ा सा बीइंग योर इन द सेक्टर फॉर सो लॉन्ग बताएं कि बैंकिंग कमर्शियल बैंक्स का मेजर रोल इकोनॉमी में क्या होता है और क्या होना चाहिए। देखिए जी, जो बेसिक फंक्शन है बैंक का कि वो फंड्स मोबिलाइज करे फ्रॉम द सेवर और इन्वेस्ट करे इन द इंडस्ट्रीज ताकि इकोनॉमी की ग्रोथ हो। बिल्कुल, ये तो बेसिक एग्जैक्टली। इसके अलावा दूसरी जो है ट्रेड फाइनेंस की ये वगैरह चलता रहता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर जो बैंकिंग सेक्टर है ना उसने फंड्स तो मोबिलाइज कर लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन स्पाइट ऑफ गिविंग इट टू द प्रोडक्टिव प्राइवेट सेक्टर इट इज़ लैंडिंग इट टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट पाकिस्तान का एपिटाइट इतना ज़्यादा हो गया है फंडिंग के लिए कि बैंक्स फाइंड इट वेरी इजी। बल्कि हम तो आपस में जब मिलते हैं तो मजाक करते हैं कि अगर 1-2 साल इसी तरह से रहा तो शायद हम क्रेडिट इवैल्यूएशन ही भूल जाएंगे, ज़रूरत ही नहीं एग्जैक्टली। लेकिन इसके बावजूद भी अगर मेरे ख्याल में जो सबसे बड़ा चैलेंज है मैं ये समझता हूँ बैंकों के साथ हुकूमत के पाकिस्तान का भी है, मिनिस्ट्री फाइनेंस का भी है। मैं ये समझता हूँ कि अगर हम वो पूरा जो दारोमदार है ना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का बोरिंग के लिए वो बैंक्स के ऊपर है, विच इज़ वेरी वेरी डेंजरस इन माई व्यूज़। यू कांट डिपेंड ऑन ओनली वन सोर्स ऑफ द फंडिंग। इनको चाहिए कि कैपिटल मार्केट हमारी इतनी बड़ी है उसके ऊपर भी ऐसे पेपर ऐसे बोरिंग डॉक्यूमेंट निकाले, बॉन्ड निकाले जो डायरेक्टली पब्लिक से बोरो करे रादर देन डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज मेरे सवाल आपसे, व्हाट इज स्टॉपिंग देम फ्रॉम डूइंग दैट? आई मीन आई थिंक पीपल वुड लाइक एक सेफ इन्वेस्टमेंट है लोगों के लिए टू इन्वेस्ट इन द गवर्नमेंट डेट इंस्ट्रूमेंट। सो क्यों ये लोग मतलब व्हाट डू यू थिंक इज द रीजन व्हाई दे आर नॉट डूइंग? देखिए जी, असल में जब कोई काम
आसानी से हो जाए। राइट, ओके। अगर मेरे घर पे मुझे खाना मिल जाए तो मुझे बाहर निकलने की ज़रूरत क्या है? तो इट्स बेसिकली द लेजी एटीट्यूड कि दे जस्ट मेक ए फ़ोन कॉल या जस्ट इश्यू ए डायरेक्टिव कि जी वांट टू बोरो 100 बिलियन। राइट। उनको एक दिन के अंदर 100 बिलियन मिल जाते हैं, 500 बिलियन कहते 500 बिलियन मिल जाते हैं, 1 ट्रिलियन कहते 1 ट्रिलियन। तो फिर अगर ना हो तो स्टेट बैंक से कहते हैं इंजेक्ट कर दो, वो दे देते हैं। तो जब तक हुकूमत अपना रवैया न बदलेगी, उससे ये कि इनकी कॉस्ट ऑफ बोरिंग भी कम होगी। एग्जैक्टली। क्योंकि अभी तो बैंक्स अभी अपने मन माने रेट रहते हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर वो पब्लिक के पास डायरेक्ट जाएँ, अनफॉर्चुनेटली हर जो फाइनेंस मिनिस्टर आता है वो यही कहता है कि विल डू बोरिंग फ्रॉम द पब्लिक थ्रू कैपिटल मार्केट, बट अनफॉर्चुनेटली ये कर नहीं रहे। अच्छा, बैंक्स ऑन द अदर हैंड सर, दे आर इन्वेस्टिंग ऑन द पब्लिक पेपर्स, प्लस दे हैव मेड ह्यूज अमाउंट्स विद द इक्विटी स्टॉक्स एज वेल ऑफ लेट। जब बैंक्स खुद इस काम में पैसा बना सकते हैं तो व्हाई कांट द गवर्नमेंट गो एंड डू इट? इसमें कोई बहुत ज़्यादा एफर्ट चाहिए होती है? नहीं सर, कोई इसके अंदर कोई एफर्ट इसमें कोई न कोई साइंस है। आई रियली फेल टू अंडरस्टैंड व्हाई आर दे नॉट डूइंग इट। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास ऐसे लोग मौजूद नहीं है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर कि जो इस तरह से सोचे। अच्छा, ओके। दुनिया के अंदर जो बोरिंग होती है, कभी भी बैंक्स, कभी भी जो गवर्नमेंट्स होती हैं हुकूमत वक्त, वो कभी भी बैंक्स के ऊपर तकिया नहीं करती। Exactly. ना वो बोरो करती हैं, वो हमेशा पब्लिक से डायरेक्ट बोरिंग करती है। उसके अंदर बैंक्स भी भले पार्टिसिपेट करें। कोई दे एज अ फॉर्मल ऑक्शन, प्रॉपर ऑक्शन होगा तो एग्जैक्टली देन दे विल गेट अ बेटर रेट एज वेल। जैसे कंपटीशन हो और जो अच्छा रेट दे उससे फिर आप बोरो करें। एग्जैक्टली। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। सर, रेगुलेटर का इसमें क्या फिर मतलब? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इज अ वेरी लाइक एस्टैब्लिश्ड एंड अ वेरी आई वुड से प्रॉपर रेगुलेटर का जो रोल होता है वो करता हुआ नजर आता है बहुत सी जगहों पे। अगर हम बैंकिंग स्प्रेड की बात करें जी, आई थिंक इट्स फिक्स्ड एट 3% इफ आई एम नॉट रॉन्ग जी। अब इस वक्त जो है वो एक ज़माने में 8% पे भी गया। राइट नाउ दे सेइंग इट इज़ एट द रिकॉर्ड लो ऑफ 5.3%। ठीक है जी। अब वो भी 5.3% आई थिंक इज़ अ ह्यूज स्प्रेड व्हेन इट कम्स टू अ कॉमन मैन। तो इससे भी हमारी तो इसमें स्टेट बैंक व्हाई इज दे नॉट इंटरफेयरिंग विद द गवर्नमेंट और विद द बैंक्स कि ये आपका स्प्रेड इतना ज़्यादा है? देखिए, इसके अंदर आजकल जो स्प्रेड है लास्ट मंथ का जो है 5.11 हो गया है। अच्छा, ओके ओके। थोड़ा सा और मेरे पास स्टेट बैंक आई थिंक वो राइट, ओके, 5.11 हो गया। लेकिन बहरहाल 5 भी बहुत ज़्यादा है। राइट। उसके अंदर 3% पे फिक्स किया हुआ 5 इज अ लॉट। एग्जैक्टली। लेकिन जो असल जो इश्यू है ना ये है कि आप बैंक्स जिनको लेन करते हैं ना, उनकी जो एपिटाइट है प्राइवेट सेक्टर की, वो उसको डिक्टेट करते हैं, माँ सिवाय चंद बड़े कॉरपोरेट नाम्स के। वो तो बैंक्स को डिक्टेट करते हैं कि हम इस रेट पे बोरो करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो छोटा बोरोवर है या कंज्यूमर है जो बोरो करता है, चाहे वो मॉर्गेज के लिए करे, पर्सनल लोन के लिए करे, क्रेडिट कार्ड के लिए करे, तो वो डिक्टेट नहीं कर सकता। अब बताइए कि कुछ बैंक्स इस वक्त क्रेडिट कार्ड के ऊपर 38% भी है। 38%। तो अब देखिए, जब इतना बड़ा गैप होगा, अब क्योंकि इसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ मुल्क के अंदर अनफॉर्चुनेटली बैंकिंग सेक्टर भी जो है ना बड़ा स्क्यूड है। राइट। एक तरफ तो बड़े 5 बड़े बैंक है और दूसरे बड़े छोटे बैंक Exactly, हैं। तो वो जो बड़े 5 बैंक है वो अपनी जो जिस तरह से चाहते हैं उस तरह से वो रेट फिक्स करते हैं। अच्छा, ये अगेन एक तो ये बैंकिंग स्प्रेड का आपने बताया। आई थिंक मुझे अगेन मेरा सवाल पर वही है स्टेट बैंक से भी कि दे शुड रेगुलेट, दे शुड व्हेन दे हैव फिक्स्ड अ परसेंटेज फॉर दैट, they should issue some like warnings or some letters of SECP को भी इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए मेरे ख्याल से। तो they should tell the banks that they should control this figure। मैं ये समझता हूँ कि जी चूँकि वी आर वर्किंग टुवर्ड नॉन रेगुलेशन के, रेगुलेशन कम से कम हो। तो मेरा ये ख्याल है कि अगर हम लेवल प्लेइंग फील्ड कर दें बैंकिंग सेक्टर के अंदर और हम कंपटीशन को और अलाउ करें, तो मेरे ख्याल में इससे वो खुद ब खुद नीचे आएंगे। देखिए ना, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने सेविंग जितने भी अकाउंट हैं उसके ऊपर उन्होंने कंपलसरी कर दिया है कि आपको 2% या 2.5% के गैप से करना है। इस वक्त अगर 6% है तो आपको 4% सेविंग रेट पे देना ही देना है। तो इस तरह से तो उन्होंने कंट्रोल करने की कोशिश की है। बट एक्चुअली सर, एक्चुअली इट इज़ द बोरोवर हु हैज़ टू प्ले पार्ट। देखा ना, दे शुड शॉप अराउंड कि अगर कोई बैंक उसको कम इंटरेस्ट पे देता है तो उसके पास जाएगा। तो थोड़ा सा जो बोरोवर्स है, इज इट रेगुलेटेड लाइक? नो, इट इज नॉट रेगुलेटेड। तो फिर तो कंपटीशन जो तो बैंक को चाहिए फिर कर सकते हैं। इट इज ओपन फील्ड, मतलब इसके अंदर कोई। तो जो छोटे बैंक्स हैं व्हिच अदर देन द टॉप 5 बैंक्स, तो व्हाई आर दे नॉट क्रिएटिंग दैट कंपटीशन इन द मार्केट? असल में अनफॉर्चुनेटली मसला ही है
कि चाहे वो बड़ा बैंक हो, मिडिल साइज बैंक हो, छोटा बैंक हो, अनफॉर्चुनेटली दे आर डूइंग द सेम थिंग। ओके राइट। असल में अगर हर बैंक अपनी अपनी नीश मार्केट डेवलप करे तो मेरे ख्याल में उससे बड़ा फ़र्क पड़ेगा। मिसाल के तौर पर अगर कोई बैंक करता है कि मैं सिर्फ स्पेशलाइज करूँगा ट्रेड फाइनेंस के अंदर, या मैं सिर्फ स्पेशलाइज करूँगा मॉर्गेज के अंदर, या मैं स्पेशलाइज करूँगा पर्सनल लोन के अंदर, तो मेरे ख्याल में वो उससे काफ़ी कंपटीशन हो सकता है। अब हो क्यों नहीं रहा, आप ये सवाल पूछेंगे ये क्यों नहीं हो रहा? हो इस वजह से नहीं रहा कि हमारे मुल्क के अंदर अनफॉर्चुनेटली हर बैंक के लिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मिनिमम कैपिटल की रिक्वायरमेंट कर दी है, जो दुनिया के अंदर इतनी बड़ी रिक्वायरमेंट कहीं नहीं है। अगर आप यूके के अंदर कोई छोटा बैंक खोलना चाहें, वो कहेगा जी मैं अपने एरिया के अंदर काम करूंगा, ये कराची के अंदर काम करूंगा, ये मैं लाहौर के अंदर काम करूंगा, या मैं सिंध के लिए काम करूंगा, तो उसके लिए हमारे कैपिटल की रिक्वायरमेंट 2 बिलियन होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल में आई थिंक जो फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है कैपिटल एडिक्वेसी का जो है इनके पास, आई थिंक जो मुझे इसकी समझ है वो ये है कि दैट इज टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स, लाइक जो उसके। तो डू यू थिंक इफ दे रिमूव दैट लिमिट कोई डिफॉल्ट का चांस है, कोई ऐसा चांस पाकिस्तान में ऐसा नहीं है? बिकॉज मुझे इसका आई वांट टू नो फ्रॉम योर एक्सपीरियंस। जी असल में देखिए जी, जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है ना, दो इसके अंदर दो चीज़ें, एक तो मिनिमम कैपिटल है, एक दूसरा कैपिटल एडुकेशन रेशियो। कार को इन्फोर्स करना चाहिए, चाहे छोटा बैंक हो चाहे बड़ा बैंक हो। अगर उन्होंने कार का रखा है, अगर 10% है जो इंटरनेशनली इस वक्त 10% है, तो 10% को इन्फोर्स करना चाहिए। 2019 के अंदर 12% होगा तो 12%, या थोड़ा सा रेशियो बढ़ा दें छोटे बैंक के लिए, 10 से 12 कर दें, उससे मेरे ख्याल में कंट्रोल बेहतर रहेगा। I think that's a better idea. Like instead of having a capital requirement, you have a car requirement that this should be having this, which is the international standard and the way of doing things. So again, we're looking at the profits of the banks. 139 billion rupees a huge amount, and सिर्फ 2 बैंक ऐसे इन्होंने लॉस शो किया है, जबकि लास्ट ईयर 6 बैंक से लॉस शो किया था, which again is good news for the banking sector. बट जब हम इकोनॉमी में ओवरऑल देखते हैं तो उसका फायदा नजर नहीं आ रहा होता। नाउ अगेन एक तो इकोनॉमी प्लस व्हेन यू कम टू कंज्यूमर लेवल, जो डिपॉजिट का जो अट्रैक्शन होता है, जैसे मेरे पास जो डिपॉजिट करने का अट्रैक्शन होगा कि मुझे अगर अच्छा इंटरेस्ट रेट मिलेगा, व्हेन द बैंक्स अगेन बिकॉज द स्प्रेड इशू, जब बैंक्स मुझे डिपॉजिट पे अच्छा रेट नहीं दे रहे, तो मैं कोई घर खरीद लूँगा, या मैं कुछ और कर लूँगा, या मैं कहीं और पे इन्वेस्ट कर दूंगा इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द बैंक्स डिपॉजिट। तो अगेन विच बॉयल्स डाउन टू हिटिंग द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। जब एक पास डिपॉजिट नहीं होंगे, शुरू में आपने कहा कि एक से बोरो करके उसको लैंड करे, तो अगेन दिस इज अ बिग एनॉमली दैट वी सी कि वो डिपॉजिट प्रॉफिट तो बना रहे हैं बट डिविडेंड्स इतने अच्छे नहीं दे रहे। देखिए जी, उसके अंदर जो बेसिक इश्यू जो है ना, इसके अंदर ये है कि आप जो डिपॉजिट मोबिलाइज करते हैं बैंक्स, वो देखना पड़ेगा कि आप वो किस रेट पे करते हैं। आप सवाल ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो डिपॉजिटर हैं वो अच्छे रेट के, उनको अच्छा डिपॉजिट रेट नहीं मिल रहा है, इस वजह से लोग दूसरे के पास। लेकिन देखिए जी, जो हमने ये देखा अपने तजुर्बे से कि आप के जितने भी अच्छी डिपॉजिट स्कीम हो, उसके अंदर आप डिपॉजिट अट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन देखिए जी, एक हमारा एक फैमिली है, उसके अंदर उनकी कुछ रिक्वायरमेंट होती है, एक इनकम होता है, तो इनकम के अंदर कुछ परसेंटेज, चाहे उनकी रिक्वायरमेंट हो या ना हो, वो सेव करते हैं, सेव करके वो डिपॉजिट में रखते हैं। ज़्यादातर इनकी इंक्लिनेशन टूवर्ड्स बैंक्स ही होती है। जो फिर बच जाता है या तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, या घर बनाने के लिए इन्वेस्ट करते हैं, या कार ख़रीदने के लिए करते हैं, शादी ब्याह, स्कूल, एजुकेशन, सब के लिए करते हैं। तो वो जो एक बैंक का रोल है, चाहे आप उसको 2% भी इंटरेस्ट दें, 3% भी इंटरेस्ट दें, वो तो सेव करेगा ज़रूर, चाहे करंट अकाउंट के अंदर। बल्कि आज जो दुनिया के अंदर जो हो रहा है, पता नहीं आपको इस बात का इल्म है कि अब नेगेटिव रेट ऑफ इंटरेस्ट जापान के अंदर हुआ, यूरोप के अंदर शुरू हो गया कि अगर आपको डिपॉजिट रखना है तो यू हैव टू पे फॉर दिस। जापान के अंदर 10 साल का बॉन्ड जो अभी इशू हुआ है वो नेगेटिव रिटर्न के ऊपर हुआ है। तो ये देखिए जी, आप अपनी रकम संभालने के लिए यू हैव टू पे देम एग्जैक्टली। तो पाकिस्तान के अंदर अभी भी बेहतर है कि हम वी आर गेटिंग समथिंग आउट ऑफ दिस, बट स्टिल देयर इज नो ट्रेंड ऑफ इन्वेस्टिंग इन द, बिकॉज आई थिंक उसकी एक मेन वजह ये भी है जो मुझे नजर आती है, विच आई थिंक स्टेट बैंक थोड़ा सा काम भी कर रहा है, फाइनेंशियल इंक्लूजन बड़ी कम है। अगर बस सरप्लस अमाउंट है भी बचाने के लिए, तो मैं या तो गोल्ड, यहाँ पे लोग सोना खरीद के घर पे रख लेते हैं, या फिर घर पे ही सेव करते हैं उसको, मतलब फाइनेंशियल इंक्लूजन यहाँ बहुत कम है। यानी बैंक्स जो है दे वांट टू ऑपरेट ओनली इन द अर्बन एरियाज, और जो एक रिमोट जो गांव है, जो वहाँ से वो श्रिंक होते चले जा रहे हैं। तो आई थिंक दैट्स अगेन इज वेरी। देखिए जी, ये फाइनेंशियल इंक्लूजन की जो बात कर रहे हैं, अभी कोई पिछले महीने एक बड़ी कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट भी आए हुए था। लेकिन जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि हमारी जो पॉलिसीज़ है ना जी, हमारी हुकूमत की पॉलिसीज़ है ना, वो सिंक नहीं करती एक दूसरों से। राइट। देखिए जी, अभी हमने विथहोल्डिंग टैक्स लगा दिया कि अगर आप बैंक के अंदर 50,000 रुपये आजकल के ज़माने में
आपको पता है कुछ भी नहीं। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो अगर 50 रुपये से अगर आप ज़्यादा विड्रॉ करेंगे तो आपको विथहोल्डिंग टैक्स अदा करना पड़ेगा। 0.3-0.4%। दिस हैज़ बिकम ए वेरी नेगेटिव फैक्टर। मैं समझता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान को, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को, अगर वो वाकई में सीरियसली फाइनेंशियल इंक्लूजन को काम करना चाहते हैं तो दे हैव टू डिज़ाइन ए पॉलिसी इन ए सच ए वे कि लोग आर इंसेंटिवाइज टू कम टू द बैंक एंड सेव देयर। क्योंकि जब तक आप इन लोगों को फॉर्मल सेक्टर में नहीं लाएंगे, मैं तो कहता हूँ कि अगर कोई बड़ी एमनेस्टी स्कीम भी लाना चाहिए तो वो करना चाहिए। देखिए जी, अभी हमारे यहाँ कितना अनफॉर्चुनेट है कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी ख़रीदने जाते हैं तो अगर वो आप 100 रुपये की ख़रीदते हैं तो सिर्फ 20 रुपये का आप ऑफिशियल देते हैं और 80% आप ब्लैक के अंदर अदरवाइज देते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक साथ एड्रेस होंगी। इस तरह से नहीं होगा कि आपने एक कर दिया तो एक काम छोड़ दिया। हुकूमत पाकिस्तान का काम तो ये है ही, बट आई थिंक बैंक्स इटसेल्फ दे हैव टू डेवलप प्रोडक्ट्स टू अट्रैक्ट पीपल। अगर एक प्रोडक्ट ही नहीं है जो मतलब डिपॉजिट की एक अच्छी प्रोडक्ट की, और उसके अलावा जब उनकी रीच वहाँ तक है ही नहीं, क्योंकि अगर वैसे स्टेटिस्टिक्स देखे जाएँ फाइनेंशियल इंक्लूजन के तो ओनली 10% ऑफ पाकिस्तानी एडल्ट्स हैव अ बैंक अकाउंट। And financial inclusion wise, 52% of the Pakistan population is excluded, completely excluded, and जो बाकी 36-32% है वो घर पे सेव कर रही होती है, और जो only 12% have proper financial access. So I think there's a huge work to be done in terms of getting those people into the financial proper access as well. अगर आप जो बात कर रहे हैं, यही मैं बात कर रहा हूँ कि अनफॉर्चुनेटली हमारी जो पॉलिसीज़ है ना वो इनकरेज नहीं करती टू द टारगेट ऑडियंस कि वो बैंक्स के अंदर आएँ और सेव करें। उनको यही ख़तरा रहता है कि अगर हमने बैंक के अंदर 1 लाख रुपए जमा करा दिया, जब हम निकालने जाएंगे तो उसके अंदर वो पैसे कट जाएंगे। तो बोले वाई शुड आई पे, जबकि मेरी इनकम नहीं है। ठीक है ना, एक आदमी सेव करता है तो उसके ऊपर मेरी समझ में नहीं आता कि वाई वी आर फोर्सिंग देम कि वो पे द टैक्स ऑन दिस। ठीक है, टैक्स हासिल करने के दूसरे तरीके, दूसरे मौके दूसरे। तो एक तो मैं समझता हूँ, दूसरी बात बैंकों की भी जिम्मेदारी है। आपने बिल्कुल सही फरमाया कि प्रोडक्ट ऐसे होने चाहिए कि जो उसको अट्रैक्ट खुद ब खुद लोग अट्रैक्ट होकर आएंगे। मेरा ख्याल में अब बैंक के अंदर आपने देखा होगा काफ़ी कंपटीशन बढ़ गया है। और अभी मैंने एक बैंक का इश्तिहार देखा था, उसके अंदर उन्होंने 8% भी उन्होंने ऑफर किया डिपॉजिट। अच्छा, ओके। हालांकि जो डिस्काउंट रेट है वो 6.5% है। तो मैं समझता हूँ कि जब बैंक्स के अंदर कंपटीशन बढ़ेगा, लेवल प्लेइंग फील्ड होगा, तो मैं ये समझता हूँ कि जी डिपॉजिट बढ़ेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा इस पिछले 6 महीने के अंदर डिपॉजिट की ग्रोथ जो हुई है तकरीबन 12% है। हालांकि हमारी इकोनॉमी के अंदर 18% से कम नहीं होनी चाहिए जो हमें जो फाइनेंशियल इंक्लूजन वगैरह के प्लान है। बहरहाल देखें अब क्या होता है, इनका जो प्लान तो है कि फाइनेंशियल हम 2020 तक 50% ऑफ द एडल्ट पॉपुलेशन को हम लाएंगे। Which seems like a very long uphill task to me, sir, with all due respect to their plans. क्योंकि मैंने थोड़ा सा स्टेट बैंक का एस्पेक्ट थोड़ा बीन इन्वॉल्व विद दिस फाइनेंशियल, they are very serious. They are very very serious about how and they want to make it happen. बस 2020 तक 50 इतना ज़्यादा जो ना थोड़ा सा मुझे uphill task लग रहा है, but there's a lot to be done. Sir, coming back to this banking profits and everything, return on equity जो एक indicator है, that is like around 28% or 30% का average कर रहा है banks का, which means that the business wise banking sector is doing very well in Pakistan. But still हम देखते हैं कि HSBC भी चला गया, सिटी बैंक ने अपना काम बहुत कर्टेल कर दिया, उससे पहले इंडोस्विस बैंक होता था, काफ़ी सारे बैंक से they have all either shrank or they have left Pakistan. इसी क्या वजह है? पाकिस्तान में इतना अच्छा बिजनेस है तो why are they leaving? अनफॉर्चुनेटली देखिए जी, ये जो जिस बैंक्स के आपने नाम लिए, HSBC हुआ, सिटी बैंक हुआ, बार्कलेज हुआ, बार्कलेज हुआ आपका, ये जितने बैंक थे उनकी ग्लोबली जब उन्होंने रिव्यू किया अपने ऑपरेशंस को, क्योंकि आजकल एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और कंप्लायंस के इशू बड़े सीरियस हो गए। और आपने सर मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, we'll continue this discussion after the break. Rajiv, we'll take a short break and when we come back we'll discuss this why banks are leaving, international banks are leaving Pakistan. So keep watching us. Thank you. नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि इंटरनेशनल बैंक से जो है पाकिस्तान से थोड़ा सा अपना जाना शुरू कर दिया हुआ है एंड वी वर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द रीजन फॉर इट। सर प्लीज़। जी, असल में देखिए मैं जो बात कर रहा था मैं वहीं से शुरू करूँगा
कि जितने भी हमारे इंटरनेशनल बैंक्स यहाँ पर ऑपरेट कर रहे थे, उन्होंने रिव्यू किया एक प्रिंसिपल को जिसको हम कहते हैं रिस्क एंड रिवॉर्ड। ओके। तो आजकल बैंकिंग के अंदर रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ गए बिकॉज ऑफ द टू फैक्टर। वन इज़ दी कंप्लाइंस इशू और दूसरा एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। आपको पता है कि जो टेररिज्म चल रहा है दुनिया के अंदर, जो फंडिंग को रोकने के लिए हो रहा है, तो उसके अंदर रिस्क इतना बढ़ गया है कि इन बड़े बैंकों को जिनके हमने नाम लिए, HSBC हुआ, सिटी हुआ, बार्कलेस हुआ, उनको बिलियंस ऑफ डॉलर के फाइन्स हुए हैं US के अंदर और UK के अंदर, यूरोप के अंदर। और UAE में भी आप बताते हैं? UAE के अंदर स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक को भी $450 मिलियन का फाइन हुआ है। तो देखिए, तो वो उस वजह से वो थोड़े उन्होंने अपने सारे प्लान को रिव्यू किया और उन्होंने डिसाइड किया कि जो हाई रिस्क एरिया है उनसे हम अपना ऑपरेशन ख़त्म करके हम सुकड़ के अपने मुल्कों के अंदर आ जाए। Okay. So that is the main reason. So Pakistan basically falls into the high risk area because of the various obvious reasons of terrorism and all the negative issues that we have. Because again वही बात है कि $450 मिलियन का UAE में हुआ है, तो Standard Chartered Bank is huge still in UAE. But वही बात है कि वो high risk नहीं है। फर्स्ट टाइम उनको इस मरतबा लॉस हुआ है, वरना इतने 19 सालों के बाद ये जो इतने बड़े रिस्क हैं उनको मिटिगेट करने के लिए वो विड्रॉ कर रहे हैं। लेकिन आई एम ग्लैड कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक इज स्टिल ऑपरेटिंग इन पाकिस्तान। आई थिंक पाकिस्तान में they still have a lot of faith in Pakistan market as well. Okay, ठीक है सर। इसके अलावा ये जो एक और फैक्टर है जो अगेन कमिंग बैक टू दिस इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग्स का जो हम शुरू में बात कर रहे थे, पाकिस्तान में जो सेविंग्स का जो नंबर है दैट्स वेरी वेरी लो कंपेयर टू द नेबरिंग कंट्रीज लाइक बांग्लादेश, श्रीलंका और इंडिया। मतलब दे आर क्वाइट हाई। पाकिस्तान रैंक्स 151st among 175 countries in terms of savings, which is again a very dismal and a small number. जबकि India is 32nd, Sri Lanka 36th, Bangladesh is 40th. And in terms of investment to GDP ratio also we are quite low in terms of the number. तो इसकी क्या मतलब why? देखिए जी, जो इसकी सबसे बड़ी वजह तो ये है कि जो हमारी जो पॉपुलेशन है वो मोस्टली कंज्यूमर ओरिएंटेड है। मतलब बल्कि मैं तो कहता हूँ कि जी अगर हमारी इनकम 100 रुपये होती है तो we tend to spend 110. Okay. Unfortunately, this is a culture. The psyche of the nation culture. तो I think that is the most important reason. Okay. और दूसरी वजह ये है कि जो हमारी सेविंग होती है हमारे यहाँ, ये नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि हम we spend each and everything. हमारी जो सेविंग होती है ना वो ज़्यादातर या तो घरों में होती है, गोल्ड में होती है या बच्चों की पढ़ाई के अंदर होती है। आपने देखा होगा एजुकेशन के लिए। अब जो मिसाल के तौर पर अगर मैंने सेव किया है और मैं अपना एक मकान ख़रीदता हूँ तो वो तो कहीं रिफ्लेक्ट नहीं होता, वो तो इन्वेस्टमेंट में आ जाता है ना। तो ये सबसे और पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसके अंदर 99.9% जो घर हैं वो लोग खुद अपनी सेविंग से खरीदते हैं। दुनिया के अंदर इस तरह से नहीं होता। UK के अंदर 70% ऑफ द पॉपुलेशन टेक मॉर्गेज एंड बाय देयर हाउस। तो ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है। तो आपको इस नज़रिए से भी देखना होगा कि सेविंग रेट हमारा क्यों कम है। जो दूसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे यहाँ जो अपॉर्चुनिटीज़ है कि हम सेविंग करें, तो सेविंग की सिर्फ हमारे पास एक ही बड़ी जो इंस्टीट्यूशन है वो बैंकिंग है। दुनिया के अंदर जिस मुल्कों का आपने नाम लिया वहाँ पर जैसे आपके म्यूचुअल फंड्स हैं उसके अंदर सर मैं उस पर अभी आऊँगा सर। ब्रेक छोटा सा ले ले, देन वी कम बैक टू द म्यूचुअल फंड। आई हैव टू आस्क दिस क्वेश्चन। नाउ वी टेक अ शॉर्ट ब्रेक एंड कम बैक वेरी सून। थैंक यू। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सॉरी ये ब्रेक आपको इंटरप्ट कर रहा है बार बार बिकॉज बट दैट्स आल्सो इम्पोर्टेंट। प्लीज़ सर। हाँ जी, तो मैं कह रहा था कि जो सेकंड जो पॉइंट है उसके अंदर है कि जो हमारे यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ हैं सिर्फ एक ही इंस्टीट्यूशंस हैं बैंकिंग के जो आपको ऑफ़र करता है सेविंग लेने के लिए। हमारे मुल्क के अंदर अनफॉर्चुनेटली म्यूचुअल फंड, कैपिटल मार्केट, पेंशन फंड, इस तरह से कोई अपॉर्चुनिटी, इंश्योरेंस है, उसकी बहुत ही लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ है। तो उसकी वजह से भी आपको सेविंग रेट कम नज़र आता है। अब देखिए ना हमारे मुल्क के अंदर म्यूचुअल फंड बड़े लिमिटेड हैं और आप देखेंगे कैपिटल मार्केट के अंदर सिर्फ इक्विटी है। देखिए ना लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं प्रॉपर्टी के अंदर, लेकिन क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उनको पता है कि दे विल नॉट बी एबल टू मैनेज।
तो ये रीट का जो कॉन्सेप्ट है, एग्जैक्टली रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का, अगर वो अभी पाकिस्तान में सिर्फ एक ही आया है, और वो भी इसको इन्होंने इतना मतलब है कि दे मेक इट सो डिफिकल्ट एग्जैक्टली कि लोग बहुत कम आते हैं। अब देखिए, अब दूसरा कोई भी नहीं आया, तो अगर जब तक हम प्रोडक्ट नहीं लाएंगे और ऑफर नहीं करेंगे तो तब तक आपकी सेविंग रेट बढ़ेंगे नहीं, बढ़नी पड़ेगा। एग्जैक्टली। अच्छा सर, ये अगेन कमिंग बैक टू योर पॉइंट कि आप कहते हैं कमर्शियल बैंक्स इज़ द ओनली एवेन्यू जहाँ पे हम सेविंग करते हैं। कमर्शियल बैंक अगेन इज़ द ओनली एवेन्यू जो कि लेंड भी कर सकते हैं जी पाकिस्तान में। अनफॉर्चुनेटली अगर मैं देखता हूँ, जब हम मतलब पुराने ज़माने में अगर थोड़ा सा पीछे चले जाएँ तो पिकेक, NDFC, IDBP, these kind of institutions were developed because commercial banks हमारे जो हैं they are not experts in long term financing, ठीक है। उससे पहले इंस्टीट्यूशंस थे पिकेक, अब ये वो इंस्टीट्यूशन आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बल्कि ख़त्म ही हो गए बिकॉज ऑफ नॉन परफॉर्मेंस, उनके अपना काम परफॉर्म से नहीं कर सके, वट एवर द रीजंस, दे वर मर्ज इनटू सम बैंक्स। तो इन इंस्टीट्यूशंस की इंपॉर्टेंस जो आई थिंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ लेंडिंग एज वेल, क्योंकि बैंक से वो काम फुल टाइम नहीं कर सकते। तो व्हाई आर वी नॉट लुकिंग एट दैट एस्पेक्ट आइदर इन टर्म्स ऑफ पाकिस्तान? देखिए जी, हम अभी जो हमारा बैंकिंग सेक्टर है उसको हम कहते हैं कि दे आर यूनिवर्सल बैंक। एग्जैक्टली। यूनिवर्सल बैंक का मतलब हुआ वो लॉन्ग टर्म लेंडिंग भी करेंगे, शॉर्ट टर्म भी करेंगे, अंडरराइटिंग भी करेंगे, सब कुछ वही करेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में ये जो कॉन्सेप्ट है वो मेरी नज़र के अंदर सही नहीं है। तो ब्रोकरेज भी मतलब वो वाला काम भी, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग भी। मैं समझता हूँ कि ये जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है और पर्टिकुलरली इन व्यू ऑफ जो हमने CPEC साइन किया हुआ है चाइना के साथ, तो उसके अंदर जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं, चाहे वो पावर में हो, चाहे वो रोड्स के हों, चाहे किसी के भी हो, इंडस्ट्री डेवलपमेंट, स्टेट डेवलपमेंट करने के लिए, उसके लिए वी नीड स्पेशलाइज्ड फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के जो उनको ये फंडिंग करें। और उसके अंदर जो हमारे लाइफ इंश्योरेंस कंपनी वो भी बड़ा रोल अदा कर सकती हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस तरफ हमारे मुल्क के अंदर तवज्जो नहीं है। देखिए, जैसे आपने पिकिक की बात की, NDFC का, तो ये जो आज जितनी भी डेवलपमेंट हुए पिछले 50 सालों के अंदर, उसके अंदर इन इंस्टीट्यूशंस ने बहुत बड़ा। देखिए जी, अगर कहीं गलतियाँ हुई हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बंद कर दें, गलतियां को ठीक करके आप उसको चलाएं। उसको आप प्राइवेटाइज कर देते, जैसे कमर्शियल बैंक सारे प्राइवेटाइज हुए, आप उनको भी प्राइवेटाइज कर देते तो मेरे ख्याल में वो बड़ी कामयाबी से चलते हैं। ऐसा आई थिंक वेरी स्किल्ड एक्सपर्ट पीपल वर वर्किंग इन, एंड आई थिंक जो ये खत्म हुए इदारे, तो यही लोग जो है जाके बैंक्स में, दे आर डूइंग वेरी गुड जॉब्स इन प्राइवेट बैंक्स एज वेल। सो एज यू राइटली सेड कि दे कुड हैव जस्ट प्राइवेटाइज्ड द इंस्टीट्यूशन इंस्टेड ऑफ जस्ट फिनिशिंग इट ऑफ। और ये CPEC की जो सर आपने बात की, आई थिंक दैट्स नो, उसमें कोई दो राय हो नहीं सकती कि इन प्रोजेक्ट्स के लिए यू नीड प्रॉपर expert institutions to finance these kind of projects, but I think which is going to be a big problem if we don't have, because banks को जो है वो long term financing का experience नहीं है, and plus the kind of model that they're following right now उसमें उस तरफ नजर ही नहीं आता कि वो वहाँ पे जाके उसको करेंगे। जो सबसे बड़ी important बात है, sorry to please sir please, कि banks are not mobilizing long term deposit, right? उनके पास डिपॉजिट है 2 साल के, 3 साल के, 5 साल के, right? जो ये प्रोजेक्ट आ रहे हैं वो 10 साल और 15 साल के, तो बैंक आर टेकिंग ए बिग रिस्क ऑफ मिसमैचिंग। एग्जैक्टली। तो ये भी मेरे ख्याल में इसको एड्रेस करने के लिए वी नीड गुड DFIs। अच्छा, एक और जो चीज़ नज़र आ रही है, इंस्टेड ऑफ प्रमोटिंग द DFIs, गवर्नमेंट का मुझे कोई इसमें नज़र नहीं आ रहा कि ज़्यादा फोकस है, वो बैंक्स के लिए ये बात करते हैं कि द बैंक्स हैव अमेजिंग गुड अपॉर्चुनिटी बिकॉज ऑफ CPEC कमिंग इन। मेरे ख्याल से तो ये अपॉर्चुनिटी नहीं, इट कुड बी अ बिग मिसहैप इन द लॉन्ग रन, अगर इसको इस देखा जाए तो। अगर उसको सही तरह से मैनेज ना किया गया तो इट कुड बिकम ए रियली प्रॉब्लम फॉर द बैंक्स इन द फ्यूचर। राइट। देखिए ना, जो भी आप लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट फाइनेंस करते हैं तो दे कैरी देयर ऑन रिस्क ऑफ इंटरेस्ट मिसमैच कर सकता है, डिफ़ॉल्ट के चांसेस हो सकते हैं, डिले इन दी कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट हो सकता है, तो वो कमर्शियल बैंक के लिए ज़्यादा नुकसानदेह है। DFI can sustain those absolutely those risks, because these commercial banks are not ready to mitigate this kind of risk, and DFIs are basically made to do these kind of things, so they are more tuned to work on these kind of things. So financial inclusions पे अगर हम inclusion पे अगर वापस आते हैं, now State Bank is saying that जैसे हमने कहा 2020 तक जो है financial inclusion wise 50% of the population should be in, तो जो 36 बैंक्स पाकिस्तान में 36 बैंक काम कर रहे हैं, उसमें सिर्फ बहुत कम बैंक्स ऐसे हैं जिनका कि नज़र आता है कि, और उन 5 बैंक्स में से भी 2 या 3 ऐसे हैं जो कि वाकई लग रहा है कि थोड़ा बहुत सीरियस है, और कुछ बैंक्स आते हैं एंड देन दे सी दैट इट नीड्स अ लॉट ऑफ एफर्ट, दे जस्ट पुल आउट। तो विद दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड तो हमको क्या ख्याल है, ये हो पाएगा? देखिए जी, असल में हम लोग इसको बड़ा सीरियसली देख रहे हैं, बता हमारे बैंक के अंदर, दूसरे इनसमिट बैंक आल्सो, राइट, इनसमिट बैंक एंड ऑल्सो
हमने ये देखा है कि एक्चुअली जी आपके कोई ब्रांच खोलने के लिए यू नीड ह्यूज इन्वेस्टमेंट। राइट, एग्जैक्टली। तकरीबन यू नीड 20 मिलियन रुपीज़ फॉर द इनिशियल इन्वेस्टमेंट, विच इज़ वेरी हाई इन टर्म्स। तो हम इस तरह से कोई मॉडल पे काम कर रहे हैं कि हम कोई सब ब्रांच और इससे भी छोटे यूनिट करके कि 2 मेन ब्रांच या 3 मेन ब्रांच करके हम उसको, ताकि हम ज़्यादा फार फ्लंग एरिया के अंदर हम जा सकें। तो हमने भी एक डिसाइड किया हुआ है कि हम वी विल ट्राई टू ओपन आवर ब्रांचेस एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल विथ ए मिनिमम इन्वेस्टमेंट, ताकि हम रीच आउट कर सकें लोगों को। दिस कुड बी वन ऑफ द फैक्टर। दूसरा फैक्टर जो है ना वो ब्रांचलेस बैंकिंग का है। एग्जैक्टली। ब्रांचलेस बैंकिंग के ज़रिए भी आप इस वक्त मोर देन 100,000 agents are working on branchless banking. तो मेरे ख्याल में this could also help us. एग्जैक्ट नंबर इज 2,20,000 ब्रांचलेस बैंकिंग एजेंट्स हैं, एंड जिसकी सबसे ज़्यादा ग्रोथ जो आई है वो नॉट बिकॉज ऑफ अनफॉर्चुनेटली बैंक्स, इज मोर टेलकोज ड्रिवन। बिकॉज टेलकोज को हुआ क्या है कि इनके जो प्रॉफिट श्रिंक होने शुरू हुए बिकॉज ऑफ कॉम्पिटिशन, उनको पास कोई और चारा नहीं था, दे हैड टू गो ऑन सम अदर बिजनेस एवेन्यू। तो दिस एवेन्यू दे सॉ एज अ वेरी गुड, एंड दे मेड अलायंसेज विद लॉट ऑफ बैंक्स बिकॉज दे कैन नॉट डू इट विदाउट अलायंस विद द बैंक। और बहुत सारे माइक्रो फाइनेंस बैंक्स भी 1 या 2 जो है वो नजर आने शुरू हो गए। नाउ instead of opening branches, even with a 2-3 people branch, why don't you, like the banks are looking at opening out the reach with this branchless banking? Because the BISC program था या ये जो flood relief program था, I think that was a big success in terms G2P payments जो है। तो और गवर्नमेंट का भी इतनी भी आसानी हो जाएगी, यू नो, इफ दे हैव टू पे आउट टू फ्लड अफेक्टेड एरियाज या चैरिटी वाइज, तो उनको आसानी हो जाएगी। बट बैंक्स का अभी भी जो वही नज़र आ रहा है कि यू नो दे आर इंटरेस्टेड मोर इनटू गोइंग टुवर्ड्स ब्रांच नेटवर्क रादर देन द ब्रांचलेस बैंकिंग। नहीं, उसकी जो सबसे बड़ी वजह ये है कि जो रिस्क इन्वॉल्व है ना जी, पर्टिकुलरली एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और कंप्लाइंस के जो इशू है, उसके अंदर बैंक ये समझते हैं कि ब्रांचलेस बैंकिंग के अंदर अभी जो काम शुरू हुआ है वो सिर्फ ये कि सिर्फ आप मनी ट्रांसफ़र का है। राइट। एक्चुअली बैंक का काम मनी ट्रांसफ़र तो नहीं है। बैंक का तो मतलब है कि आपको हर किस्म की सर्विस मिले, आपको सब करे ना, प्रोडक्ट ऑफर करे, इंश्योरेंस ऑफर करे, सारी करे। तो उसकी वजह से बैंक्स जो है ना वो प्रीफर करते हैं कि वो एक ब्रांच ऑल टाइम सॉल्यूशन दे के ब्रांच दे रादर देन डू द ब्रांच। हालांकि स्टेट बैंक की बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव रेगुलेशन भी अराउंड ब्रांचलेस बैंकिंग आ गई हुई, व्हिच इज अगेन अ गुड पॉइंट दैट यू नो पीपल नाउ नो इन व्हाट डोमेन टू वर्क एंड व्हाट एरियाज आर नॉट अलाउड टू गो इन। But again, I think it should take off at some point, and I think this is inevitable for us because to include the 12%, only 12% people included in the financial access is not going to serve the purpose for us. So, what do you think? Like you know, like 2-3 points अगर आप देखा जाए कि जो अभी जो हमने डिस्कस किए पॉइंट, जिसकी वजह से कमर्शियल बैंक्स जो हैं अपना मेन काम नहीं रोल प्ले कर रहे, दे आर डूइंग मोर ऑफ रिस्क फ्री लेंडिंग टू द गवर्नमेंट। तो इसमें क्या 1-2 रिफॉर्म्स ऐसे आ सकते हैं इससे कि ब्रेक इवन हो जाए इन द सेंस कि बैंक्स भी प्रॉफिटेबल रहे एंड प्लस द इकोनॉमी शुड ग्रो एज वेल? मेरे ख्याल में जो सबसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ है मेरी नज़र के अंदर कि वो ये है कि जब तक हम आप एसएमई को प्रमोट नहीं करेंगे और एसएमई लेंडिंग को प्रमोट नहीं करेंगे, तब तक जो आपको ग्रोथ होनी चाहिए ना इकोनॉमी के अंदर वो मेरी नज़र में नहीं होगी। तो बैंक शुड, बल्कि मैं तो कहता हूँ अगर 4-5 बैंक मिल के भी अगर ये काम करें कि वो एरिया तकसीम कर लें, राइट, कि भाई ठीक है जो रिटेल सेक्टर के अंदर एक्स बैंक जाएगा, ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर वाई बैंक जाएगा, आपका शुगर के अंदर जेड बैंक जाएगा। तो अगर हम वो देख रहे हैं लेकिन नीचे से, ऊपर से शुरू ना करें। शुगर बैंक को फाइनेंस नहीं है। जी। तो मेरा ख्याल में आई थिंक वी कैन एड्रेस दिस इशू, और मैं समझता हूँ कि जब तक हम एसएमई को प्रमोट नहीं करेंगे तब तक ये सबसे बड़ा अहम मेरा ख्याल है। ओके, एसएमई सेक्टर्स, बिकॉज अगेन यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, बिकॉज स्टेट बैंक के नंबर्स भी यही कहते हैं जो एसएमई लैंडिंग है दैट इंक्रीज लिटिल बिट इन द लास्ट क्वार्टर ऑफ 2015, और वो भी जनरली जो है ना कंज्यूमर लैंड, एसएमई तो बहुत ही कम, बट थोड़ा सा जो ऑटो फाइनेंसिंग है वो थोड़ी सी बढ़ गई थी। कंज्यूमर लैंडिंग तो अदरवाइज बिल्कुल नेग्लिजिबल है। तो एसएमई लैंडिंग आई थिंक इज वन एरिया वेयर वी नीड टू, और आज अच्छी अपॉर्चुनिटी इस वजह से कि इंटरेस्ट रेट भी कम है, एग्जैक्टली कम है, तो वो जरा अफोर्डेबल भी होता है एसएमई के लिए, क्योंकि वो हम जो मार्जिन रखते हैं उसमें ज़्यादा रखते हैं। तो आज 6-6.5% पे अगर है, तो अगर हम 9% पे या 10% भी लैंड करें तो इट इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर द बैंक्स कि वो एसएमई लैंडिंग। दे हैव एन एरिया ऑफ मेकिंग मनी, देन व्हाट इज स्टॉपिंग देम? आई मीन अगेन इज द रिस्क, वो क्यों नहीं एसएमई के सेक्टर में? एक्चुअली पिछले दिनों के अंदर आप 2007, 8, 9, 10 के अंदर बैंक को बहुत बुरे तजुर्बात हुए। कि ऐसे में असल में मसला ये हुआ था कि बैंक्स वेर नॉट रेडी
टू फाइनेंस SME एट दैट टाइम। ओके, तो उनसे गलतियां बड़ी हुई, यानी एक दो बैंकों ने बड़ी एग्रेसिवली लैंडिंग किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो पहले ही साल के अंदर वो बैठ गए। वजह ये थी कि उन्होंने वो कहीं और मॉडल दुनिया के अंदर कामयाब हुआ था, यही मॉडल यहाँ पर अप्लाई कर दिया। देखिए जी, पाकिस्तान के अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो मॉडल यहाँ पर नहीं चल सकते कि आप टिक करके आप लेंडिंग नहीं कर सकते। आपकी जब तक रिलेशनशिप ना हो उस कस्टमर के साथ जो बोरो करना चाहता है और बैंकर जो उसको लेन करना चाहता है, तब तक पाकिस्तान के अंदर ये कामयाब स्कीम नहीं होगी। हमारी बैंक ने जो एक बैंक टेक ओवर किया था, उसने भी SME PP लैंडिंग की थी। अनफॉर्चुनेटली वो बिल्कुल फ्लॉप हो गई। एंड वी मेड वो उनको कोई तकरीबन 60 to 75% NPL हुए। सबसे बड़ी वजह ये थी कि दे वर नॉट रेडी एट दैट टाइम। उन्होंने बस वो चुके रेडीनेस पे व्हाट आर द फैक्टर्स फॉर अ बैंक टू बी रेडी टू लेंड टू SMEs? देखिए, जब तक आपके क्रेडिट पॉलिसी ना हो, क्रेडिट सिस्टम ना हो, वेरिफिकेशन सिस्टम ना हो, और इसके बाद आपकी डॉक्यूमेंटेशन हो, ये चार जो बेसिक चीज़ अगर आपके पास ना हो, और चार के पास आपके पास ट्रेंड स्टाफ होना चाहिए। एक स्टाफ उसको प्रपोजल रेडी करे, मैं आपके पास आऊँ, आपका मैं नीड इस्टेब्लिश करूँ, आपकी अपनी इन्वेस्टमेंट क्या है, आपका बिजनेस मॉडल क्या है, वो सारी चीज़ें मैं टिक करूँ और मैं प्रपोजल बनाऊँ। ये प्रपोजल बना के इट गोज़ टू दी क्रेडिट के पास, इवेल्यूशन के पास जाए, क्रेडिट इवेल्यूशन है उसको वेरिफिकेशन करे कि भाई जो बातें आप कर रहे हैं वो सही भी है नहीं है। कि आप जिस बिज़नेस के अंदर हैं, कि आप मिसाल के अंदर एक आप कार मैकेनिक हैं या लिफ्ट ठीक करने वाले हैं, तो आप कि ये आपने जो बातें कही वो है सही है, आपके मार्जिन इतने हैं या नहीं है, आपकी फंडिंग है, आपके रिसीवेबल आ सकते नहीं, वेरीफाई करने के बाद आप जब सेटिस्फाइड है आप अप्रूव करें और आप लेंड करें। टाइम ख़त्म हो गया हमारा। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग सो मच इन्फॉर्मेशन। नाज़रीन, दिस वाज आवर प्रोग्राम रिगार्डिंग द बैंकिंग सेक्टर एंड इट्स रोल इन द इकोनॉमी। आई थिंक द मेजर थिंग विच वी कंक्लूड फ्रॉम दिस डिस्कशन इज दैट देयर इज अ लॉट टू बी डन इन टर्म्स ऑफ द कंज्यूमर एंड टर्म्स ऑफ SME लैंडिंग टू फ्यूल द इंजन ऑफ द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, विच इज़ नॉट हैपनिंग। और 2017 में भी हमको यही 16 में भी 17 में यही नज़र आ रहा है कि द एपेटाइट ऑफ द गवर्नमेंट वुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग टू बोरो फ्रॉम द बैंक्स, और बैंक्स के लिए आसानी से लैंड करना हो जाएगा। वी होप दैट यू नो दिस चेंजेस, जो कि नज़र नहीं आ रहा, बट द मेन इंजन ऑफ ग्रोथ वुड बी SME लैंडिंग एंड कंज्यूमर लैंडिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द प्रोग्राम। इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी विद अ न्यू टॉपिक विद अ न्यू एक्सपर्ट। थैंक यू।